नमस्ते टू यू ऑल। आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ द सीटेड। हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्योंकि आपका एग्जाम जो है नज़दीक आ गया है। इट इज़ ऑन 20। तो मैं चाहती हूँ ना कि आज जितने भी क्वेश्चन हो सारे इंपॉर्टेंट हो, और हम कोशिश करेंगे कि सीटेड से रिलेटेड, यानी कि लास्ट ईयर में 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑल द क्वेश्चन विच इज अपीयर इन द 2018 वी आर गोइंग टू कवर दिस। बट मैंने सोचा था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके, बट मुझे लगता है कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन आपको साथ साथ करना है जब भी आप PYQ सॉल्व करें, और इसी वजह से हम इस सीरीज में मात्र 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, बिकॉज दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो अटैच विद द पेडागोजी पोर्सन। ठीक है, कुछ कुछ पेडागोजी के पोर्सन होंगे, प्लस सोशल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन जो है ना इसमें आपको लाई करेंगे। सो बोथ टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। जनरली 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन पोर्सन पे। तो सोशल साइंस को आप एक वीक पॉइंट की तरह नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरह ले जाइए। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली कल आपकी एग्जाम है और उस एग्जाम में आपको बैठना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू टुमारो एग्जाम। Till then, just see the question and keep practicing the question. So my first question of this series is, a narrow strip of land joining two landmass is known as, कि दो भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की संकीर्ण पट्टी क्या कहलाती है? Isthmus, island, bay, strait. Just try to attempt this question because all the question, either it from geography, history, pedagogy, so all question are very important, and this question has been taken from the 2018 question paper, has been appeared in the CTET. So just try to analyze this question and then we will discuss this solution. Okay, now let's going to discuss them. देखिए, जब भी हम बात करते हैं स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मास, यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है और ये दो लैंड मास को क्या करिए, ज्वाइन करिए, यानी कि यहाँ पे भी भूमि है और यहाँ पे भी भूमि है। कंफ्यूजन हमारा आएगा स्ट्रेट से लेकर, बट स्ट्रेट क्या करता है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए पल्क स्ट्रेट, यहाँ पे आप देखते हो श्रीलंका के बारे में, ठीक है, श्रीलंका के बारे में जो है ना, जहाँ श्रीलंका और इंडिया को जोड़ने वाली। लेकिन जब हम बात करते हैं लैंड मास को जोड़ने वाली, देखिए जो हम बात करते हैं स्टेट के बारे में, स्टेट क्या करती है, दो वाटर बॉडीज को ये क्या करती है, जोड़ती है। श्रीलंका वाली जो है ना, दैट ज्वाइन द इंडियन ओशन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को दैट विल कनेक्ट। तो जब भी हम स्टेट की बात करते हैं, इट विल कनेक्ट द टू वाटर बॉडीज, बट यहाँ पे हमें लैंड मास को कनेक्ट करना है, और जब भी लैंड मास कनेक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड इस्थमस। उदाहरण के रूप में ये मान लीजिए आपका नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी ये नॉर्थ अमेरिका, ऐसे कुछ मान लीजिए, यहाँ पे जो है ना आपका साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे आप देखोगे पनामा कैनाल जो है, नैरो जो है ना, एक संकीर्ण सी भूमि है, और ये क्या करती है, दो लैंड मास को, दो कंटिनेंट को वो जोड़ती है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इस्थमस, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, एक बॉडी होता है जो कि चारों तरफ पानी से घिरा रहता है। और बे क्या होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है ना रिवर्स के पास होते हुए सी की तरफ जाता है, सो दैट इज बे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट, ये क्या करता है, दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। जब हम इस्थमस की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये दो लैंड बॉडी को जोड़ता है। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इस्थमस, इस्थमस क्या है, एक नैरो स्ट्रिप होता है, दो बड़े भूभागों को जोड़ने वाली जो संकीर्ण पट्टी होती है उसको कहते हैं इस्थमस, ठीक है। आइलैंड क्या होता है, ये आइलैंड वाटर से सराउंडेड रहता है। फिर हम बात करते हैं बे के बारे में। बे क्या होता है, ये कोस्टल बॉडी होता है वाटर का, जो कि लार्ज बॉडी को स्मॉलर पार्ट से जोड़ता है। और गल्फ उससे थोड़ा सा क्या होता है, गल्फ जो होता है, गल्फ इज बे, गल्फ थोड़ा बड़ा होता है और बे थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात, ये थोड़ी बड़ी होती है। जब हम गल्फ की बात करते हैं दैट इज ग्रेटर, और बे जो होते हैं ना दैट इज स्मॉलर, ठीक है। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पास रहता है जो कि लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, जैसे पल्क स्ट्रेट, ठीक है। सो ये जो है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को समझ के भी जाइए, ताकि आपकी जो है ना जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड आप उन सबको क्लियर कर लो। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन सॉल्विंग। आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, बट वो क्या होगा ना, बम्बार्डमेंट हो जाता है। लेकिन जब तक से आप उसके मीनिंग्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक बनी नहीं रहती है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन से किस तरीके से अदर क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है।
क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सरल है, इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि और कौन से क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन से फॉर्म हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, उसको आप असेंडिंग में सजाइए, डिसेंडिंग में समझाइए। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपके बनते हैं। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर करके जाना है। और मैं आपको बताऊंगी हमें कैसे क्लियर करना है। जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन कि सबसे छोटा कंटिनेंट या सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आकार के हिसाब से। देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से भी आता है, आकार के हिसाब से भी आता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। देखिए जब भी हम कंटिनेंट की बात करते हैं तो सबसे छोटा कंटिनेंट जो है ना वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। और मैं थोड़ा सा आपके मैप के थ्रू इसको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए जब भी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया जिसको कहते हैं। और सबसे जो बड़ा है जनरली हम कहते हैं वो है आपका एशिया। फिर आ जाएगा आपका अफ्रीका, ठीक है। फिर आपके आंसर में आ सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका भी आ जाता है। अंटार्कटिका को आप एक बार देख लीजिए, ये है आपका अंटार्कटिका। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, देखिए नॉर्थ अमेरिका क्योंकि इट्स अराउंड, सो यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, ये है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। और तब जाके आपको देखने को मिलेगा आपका यूरोप, ठीक है, यस यूरोप। उसके बाद सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में समझाना है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो आपको इनको समझ के देख करके याद रखना है। सबसे बड़ा एशिया, फर्स्ट अफ्रीका, सेकंड, थर्ड की जब हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ जो है ना, फिफ्थ हमारा है अंटार्कटिका, सिक्स्थ है यूरोप, और सेवन जो सबसे छोटा है वो है आपका ओसेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इन सब की बात की। एक आर्कटिक भी है ऊपर, ठीक है, तो उसको हम डिनोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरे कंटिनेंट को समझ के जाना है, पढ़ के जाना है, चीज़ों को देख के जाना है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। बिकॉज क्वेश्चन तो आसान रहते हैं बट कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द अपर प्राइमरी सोशल साइंस कॉम्प्रोमाइज ऑफ। देखिए जब भी हम अपर की बात करते हैं यानी प्राथमिक स्तर पे, ठीक है, प्राथमिक 1 से लेकर के 10 तक, सेकेंडरी यानी कि 10 से 12, ग्रेजुएशन, ये सब आपकी स्कूलिंग है। तो जब आप सोशल साइंस पढ़ते हैं तो अपर प्राइमरी में क्या पढ़ते हैं, यानी कि 9 से लेकर 9th और 10th में आप कौन कौन से विषय सोशल साइंस में पढ़ते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। आपको ये बताना है। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना सोशियोलॉजी की, दैट विल कम एट द ग्रेड लेवल, ये आपके ग्रेजुएशन लेवल में आता है, ठीक है। और फिर आगे आपका क्या, साइकोलॉजी, ये भी आपके जो ना ग्रेड लेवल में आता है। और जब हम 9th और 10th में बात करते हैं ना, 9th और 10th में आपको हिस्ट्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाता है, आपको इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन सब के बारे में बताया जाता होगा। ज्योग्राफी में आपको साफ फार्मिंग के बारे में, या फिर आप देखते होंगे क्लाइमेट्स के बारे में, क्लाउड्स के बारे में, ट्रोपोस्फेयर, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और तभी तो सोशल साइंस से यही सब क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस बहुत जरूरी है कि लोकसभा राज्यसभा में कितने मेंबर्स है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ये तीनों हो ऑफकोर्स ये कन्फर्म होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ये कन्फर्म, ये कन्फर्म, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। बट ये साइकोलॉजी नहीं होगा, सोशोलॉजी नहीं होगा, इकोनॉमिक्स जो है ना वो इसके साथ सही जाएगा। इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ते हो, आप देखते हो कि कैसे जो है ना आप लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपने सुना होगा प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, टर्सरी सेक्टर कौन सा होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती है जब भी आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हो। सो एट द अपर प्राइमरी लेवल वी कंसीडर history, geography, political science, economy as the main subject that consist of social science. Now let's come to the question number 34. इंडक्टिव लर्निंग, यानी कि जब भी हम इंडक्टिव लर्निंग की बात करते हैं इसको कहते हैं आगमनात्मक, ठीक है। आगमनात्मक जो अधिगम होता है ये किसके अपोजिट्स है, किसको कंट्राडिक्ट करता है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग को, साइमुलेशन को, मास्टरी ट्रेनिंग को, एक्सपोजिटरी टीचिंग को। आपको इसमें बताना है कि कौन जो है ना इंडक्टिव लर्निंग के अपोजिट होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, यानी उसके जो है ना बिल्कुल अपोजिट में है।
देखिए एक बात आप समझ जाइए कि इंडक्टिव का मतलब क्या होता है। इंडक्टिव टीचिंग्स का मतलब होता है, इंडक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आप जो है ना किसी पर्टिकुलर चीज से जनरल की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक उदाहरण दिया और उदाहरण के थ्रू ना आपको एक थियरी समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने एक उदाहरण के थ्रू आपको पूरी थियरी समझा दी, दैट्स कॉल्ड द इंडक्टिव लर्निंग। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि सब कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है, थियरी है, कॉन्सेप्ट्स है, करिकुलम, फ्रेमवर्क, सब कुछ दिया गया है, और लास्ट में आपको क्या करना है, बस जा करके उसको एक्सप्लेन करना है, उसको एग्जाम्पल देना है। तो यही पूछा जा रहा है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू जब हम पढ़ाते हैं दैट इज इंडक्टिव, बट जब हम डायरेक्ट थियरी से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स से स्टार्ट करते हैं, बिना एग्जाम्पल्स के, बिना इन सब चीज़ों को, तो इसमें कौन सा आएगा। देखिए एक स्ट्रक्चर लर्न ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, ये भी एक इंडक्टिव का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है ना कि आप एक स्ट्रक्चर दिया रहता है, एक करिकुलम, एक फ्रेमवर्क दिया रहता है, और आप उसके हिसाब से आगे बढ़ते हो, दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द इंडक्टिव लर्निंग। साइमुलेशन क्या होता है, साइमुलेशन एक तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्रिएट किया जाता है कंडीशन, और उस कंडीशन में आपको बच्चे से, मान लीजिए कि आपको पायलट का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो पायलट जैसा ही एक जो है ना कॉकपिट बना करके आपको उसमें सिखाया जाता है, तो ठीक वैसा ही कंडीशन बना करके जब आपको टीचिंग कराया जाए दैट इज कॉल्ड साइमुलेशन। मास्टरी ट्रेनिंग क्या होता है कि आप धीरे धीरे उन चीजों पे ना क्या करते हो, कमांड करते हो, दैट इज मास्टरी ट्रेनिंग। बट जब हम एक्सपोजिटरी ट्रेनिंग क्या करते हैं, बच्चों को ना खुद हम कहते हैं कि अच्छा ये कंडीशन है, आप जाके खुद चीजों को सीखो और फिर आप क्या करो, आप उनसे सीखोगे। तो जब भी हम व्याख्यात्मक करते हैं तो उसमें क्या पहले थियरी रहता है, और फिर उसके बाद जो है ना आप एग्जाम्पल से अपने आप जो है ना चीजों को समझते हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि जब भी हम इसके विरोधाभासी की बात करते हैं इंडक्टिव की, तो दैट्स विल एक्सपोजिटरी, क्योंकि इस एक्सपोजिटरी में क्या होता है ना, टीचर लेक्चर देते हैं, और लेक्चर किस बेसिस पे देते हैं, पहले थियरी रहता है, और बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे थियरी समझते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो लेक्चर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी, ठीक है। और इंडक्टिव में क्या होता है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हो, कंक्रीट चीजों से ना आप एब्स्ट्रैक्ट, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए ये फिश है, ठीक है, फिश पानी में रहती है, तो आपने समझा कि एम्फीबियंस क्या होता है, या फिर लिविंग नॉन लिविंग्स के बारे में समझा, थ्रू एग्जाम्पल यू आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट्स। बट मान लीजिए कि मैं पहले एम्फीबियन के बारे में बताऊं, और फिर जो है ना आप जा करके देखते हो अपने सराउंडिंग में, अच्छा सर ने ये बताया था, इट मीन्स दैट क्लासिफाइज एज एम्फीबियन, तो आप एक्सपोज कर रहे हो एग्जाम्पल के थ्रू खुद से, और फिर उसके बाद चीजों को सीख रहे हो। सो दैट्स कॉल्ड एक्सपोजिटरी टीचिंग, यानी कि आप जो है ना आप क्या कर रहे हो, व्याख्यात्मक शिक्षण कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद सैमुलेशन, दैट्स आल्सो इंडक्टिव पार्ट, मास्टरी आल्सो इंडक्टिव पार्ट। स्ट्रक्चर भी जो है ना एक फ्रेम में होता है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं, दैट्स आल्सो अ इंडक्टिव पार्ट। सो इन दिस वे नाउ लेट्स कम टू द 35th क्वेश्चन, कि आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है, कथन, और इसमें दो स्टेटमेंट है, इसमें रीजन नहीं है, दो स्टेटमेंट है, और आपको बताना है इनमें से कौन जो है ना ट्रू और फॉल्स है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पढ़ना चाहूंगी, आलोचनात्मक जो सोच है, अवधारणाओं का निर्माण, अनुप्रयोग और विचारों के विस्तार को बढ़ावा देता है। यह दूसरे के तर्कों और मान्यता को समझने और उनका मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, ये क्या करता है, इट्स प्रमोट द बिल्डिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट डज नॉट हेल्प टू अंडरस्टैंड द इवैल्यूटिंग द आर्ग्यूमेंट एंड बिलीफ्स एंड रदर। देखिए एक जो स्टेटमेंट है पहला वाला, वो क्रिटिकल थिंकिंग को बता रहा है कि ये करता है, दूसरा कह रहा है कि ये नहीं करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है ना सही है, कौन गलत है। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ किसी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, किसी के टीचिंग्स के बारे में, या फिर मैं बता रही हूँ सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस में मैंने आपको बताया कि फार्मिंग ऐसी होती है, ठीक है, इस तरीके से फार्मिंग की जाती है। बट आपने जो है ना अपने इलाके में, अपने गांव में जो है ना अलग तरीके के फार्मिंग देखे हैं, तो आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, नहीं मैम ये तो ऐसे होती है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। आप मुझे आलोचनात्मक ढंग से जज कर रहे हो, एंड यू आर गिविंग योर ओन आर्ग्यूमेंट्स। तो आलोचनात्मक ढंग से जब आप चीजों को लेते हो, ग्रहण करते हो,
दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। तो यही कह रहा है आलोचनात्मक जो सोच होता है अवधारणाओं के निर्माण, अनुप्रयोग और विचारों के विस्तार में बढ़ावा देता है। ऑफकोर्स जब आप आलोचनात्मक ढंग से सीखोगे ना तो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और बिल्ड होंगे और आपके आइडियाज जो है ना और भी ज्यादा उसका विस्तार होगा। फर्स्ट इज ट्रू। फिर ये कह रहा है सेकंड, ये दूसरे के तर्कों और मान्यताओं को समझने और उनका मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कुछ बताऊं और फिर आप जो है ना आलोचनात्मक वे में उसका चीजों को सीख रहे हो, इट मीन्स पहले आप उन चीजों को ले रहे हो फिर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो बिना आप समझे कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ए सत्य है पर बी गलत है, ठीक है। तो यानी कि जब हम आंसर की ओर देखेंगे, सो यू से ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग भी क्या करता है, अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, इवेल्यूएट करने में मदद करता है, ऑर्डर को किस तरीके बिलीफ को समझने में मदद करता है। फिर उसके बाद हम आते हैं 36 क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज एम्पिरिकल एविडेंस। देखिए ये सारे क्वेश्चन पेडागोजी से है, कुछ कुछ जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड इन सब चीज़ों से हैं, बिकॉज यू आर सपोज टू बी अ टीचर आफ्टर द सीटेट। तो आपसे इन तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप किया जाता है और एम्पिरिकल एविडेंस क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना पेडागोजी से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, यानी कि शिक्षण अधिगम से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि जब भी हम अनुभवजन्य साक्ष्य, इससे रिलेटेड क्या है, देखिए जो वर्ड है एम्पिरिक्स, अनुभवजन्य, कुछ कुछ चीजें जो है ना एग्जाम में आपको हिंदी में क्लियर नहीं होगी, आप एक बार उसका इंग्लिश पढ़ लोगे या फिर इंग्लिश वाले बच्चे उसका हिंदी पढ़ लेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। जैसे एम्पिरिकल, एम्पिरिकल का जब आप हिंदी देखेंगे ना तो अनुभव, अनुभव आप किससे करते हो? जैसे मान लीजिए कि आपको ना कुछ अनुभव करना है छू करके या फिर आप जो है ना देख करके, इन सब चीजों से अनुभव करते हो। तो थ्रू योर सेंसेस, यानी कि अपने इंद्रियों से क्या करते हो, आप अनुभव करते हो ऑब्जर्व करके, या फिर जो है ना आप नाक कान छू करके, इन सब चीजों से आप चीजों को अनुभव करते हो। तो यहाँ पे कह रहा है न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ द रिसर्च। देखिए अनुभव करने के लिए आपको नंबर्स की जरूरत नहीं होती है, दैट विल बिकम डिफरेंट थिंग, यानी कि वो फिर क्या हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा, ठीक है, साइंटिफिक हो जाएगा, जिसमें आपको फैक्ट्स चाहिए, तथ्य चाहिए, नंबर्स चाहिए, दैट इज साइंटिफिक। डाटा मेजर, मेजरमेंट और मैट्रिक, क्या आप अनुभव को आप मेजर कर सकते हो? नहीं ना। फिर डाटा गैदर यूजिंग द रिलायबल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, इन चीजों के लिए डाटा कलेक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसमें जो है ना आप जो है ना रिलायबल मेथड यूज करते हो, बट जब हम इंपीरिक्स का यूज करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि हम देखते हैं, हम उन चीजों को क्या करते हैं, वास्तविक जो डेटा रहता है उसमें हम उनको देखते हैं और फिर उसको ऑब्जर्व करके उन चीजों को समझते हैं। तो इसका मतलब डेटा गैदर इन द रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस, जो आपकी सेंसेस होती हैं उससे क्या करते हो, डेटा को गैदर करते हो और चीजों को आप समझते हो। तो एम्पिरिकल एविडेंस जो होता है ना उनका साक्ष्य आपको कैसे मिलता है, थ्रू सेंसेस, और उन सेंसेस के थ्रू आप अपने हिसाब से उनको क्या करते हो, उसकी डेटा को अंडरस्टैंड करते हो। सो क्वेश्चन आंसर फोर्थ इज द करेक्ट वन। सो एम्पिरिक्स, एम्पिरिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। जब भी ये वर्ड आता है इसका मतलब होता है कि आप ऑब्जर्व करके कितना समझ रहे हो, दैट इज एम्पिरिक्स। सो नाउ लेट्स कम टू द 37th क्वेश्चन। ये कह रहा है द मॉडल और रेप्लिकास, ठीक है। देखिए पढ़ाने का तरीका के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से तरीका जो है ना इफेक्टिव हो सकते हैं जब भी आप चीज़ों को पढ़ाते हो। तो यहाँ पे कह रहा है द मॉडल और रेप्लिकास ऑफ फिजिकल फीचर आर मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग। इनमें से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपको ना मॉडल्स और रेप्लिकास की जरूरत पड़ती है? इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये 4 ऑप्शन आपके दे रहे हैं। आपको किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए आप मॉडल का यूज करते हो, रेप्लिकास का यूज करते हो? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्किंग। देखिए मॉडल, मॉडल का मतलब हो जाता है आपका या तो ग्लोब, 3D मॉडल, ठीक है, मैप्स, रेप्लिकास, ठीक है, जिसमें आपको कुछ कुछ जो है ना चित्र, ये सब चीज़ों को ना आप समझते हो। क्या इकोनॉमिक्स में आप जनरली चार्ट्स, डेटा, इन सब का यूज़ करते हो, रेप्लिकास, मॉडल्स का यूज़ नहीं करते हो?
देखिए ज्योग्राफी में क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको दिखाना है अर्थक्वेक, वोल्केनो, तो आप क्या करते हो, रेप्लिका जो होते हैं ना वैसे आप प्रेजेंट करते हो कि बच्चा देखो यहाँ पे जो है ना लावा है, ये मैग्मा है, ये फोकस है, ये एपिसेंटर है। इन तरीके से ना आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो, समझाते हो और बच्चा उन चीज़ों को इमेजिन कर पाता है। तो ज्योग्राफी इज द करेक्ट वर्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस में अगर मान लीजिए कि आप जो है ना पढ़ाओगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, आप जो है ना उसका मॉडल तो दे सकते हो, बट उसका जो है ना रेप्लिकाज ये सब जो है ना देने में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जैसे मान लीजिए कि आपको दिखाना है स्टीरियोटाइप दिखाना है, या फिर आपको दिखाना है डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओगे, आप मॉडल ढूंढने नहीं जाओगे, आप रेप्लिकाज नहीं ढूंढने जाओगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री, अगर मान लीजिए कि आप मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा रहे हो, तो एक नया मोहनजोदाड़ो क्रिएट करके नहीं दिखाओगे। सो दैट कैन बी ओनली हेल्प इन जोग्राफिकल वन। ज्योग्राफी में आप क्या करते हो, मॉडल और रेप्लिकास के थ्रू, मैप्स ग्लोब्स के थ्रू आप क्या करते हो, बच्चों को एजुकेट करते हो। सो नाउ लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सोर्स। कि जब भी हम मौसम की जानकारी का संग्रह स्थानीय समाचार पत्र के उदाहरण से समझते हैं, तो ये किस प्रकार का स्रोत है। कह रहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। अब आपको ये समझना जरूरी है कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, टर्शियरी सोर्स क्या होता है, तब आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए जब भी हम फर्स्ट हैंड डाटा का यूज़ करते हैं, यानी कि जब आप पहली बार जब डाटा खुद से क्रिएट करते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है ना, मुझे क्या किया गया, मुझे देखा गया कि जाके देखना है मुझे कि कोरोना वायरस से कितने कितने बच्चे पीड़ित हुए हैं, ठीक है, कितने कितने बच्चों के जो है ना एजुकेशन प्रभावित हुए हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं सर्वे करूंगी और इनसे क्या करूंगी, एक एक जो है ना एक डेटा रिलीज करूंगी, एक रिपोर्ट तैयार करूंगी, दैट इज द प्राइमरी डेटा जो कि मैंने अपने फील्ड विजिट से जो है ना क्रिएट किया, ठीक है, और इसको मैंने पब्लिश कराया। सेकेंडरी क्या होता है, उस डेटा के आधार पे क्या हुआ, एक जो है ना न्यूज़पेपर ने या फिर हमें एक जर्नल से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ मेरे डेटा को लेकर के, वो जो है ना उनको सपोर्ट करके कि इस इलाके में क्या हुआ, इतने लोग जो है ना कोरोना की वजह से नहीं पढ़े, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। यानी कि उन्होंने डाटा नहीं कलेक्ट किया, जो डाटा मैंने पहले से कलेक्ट किया था वहां से उन्होंने उठाया। टर्सरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप जो है ना एग्जाम को पढ़ने के लिए जो है ना कुंजी का इस्तेमाल करते हो, की या फिर जो होता है ना समराइज या फिर नोट्स का यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड टर्सरी। यानी कि जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को क्या किया जाता है, समराइज किया जाता है, दैट्स कम अंडर योर टर्सरी सोर्स। तो यहाँ पे कह रहा है द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर। देखिए लोकल न्यूज़पेपर में पहले ही ये बात छप गई है, ठीक है, और हम उनसे क्या कर रहे हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ, लोकल न्यूज़पेपर में ऑलरेडी छप गई है, इट मीन्स दैट इज द प्राइमरी डेटा। जब आप प्राइमरी डेटा से डेटा निकाल करके जब अपना रिपोर्ट छापते हो, दैट्स कम एज सेकेंडरी डाटा। और मान लीजिए इन दोनों को मिला करके एक नया जो बुक तैयार किया गया या फिर समरी किया गया कि यहाँ पे तो हमेशा वर्षा होती रहती है, दैट्स कॉल्ड एज ए टर्शियरी डेटा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सेकेंडरी डेटा, ठीक है, सेकेंडरी डेटा। और जो लोकल न्यूज़पेपर क्या है, दैट इज द प्राइमरी वन। सो here is all about the explanation. Now let's move toward the 39th question, yani second last of question of this series. And the question is, in which type of classroom the student with learning disabilities learn alongside with the other student। यानी कि किस प्रकार की जो कक्षा होती है, जो पढ़ाने की प्रणाली होती है, उसमें सीखने जो बच्चे जो होते हैं जिनको अक्षम होते हैं पढ़ाने में, ठीक है, जिनमें अक्षमता होती है, वो अन्य छात्रों के साथ भी सीखते हैं, स्पेशल क्लास में, इंक्लूसिव क्लास में, मॉडर्न क्लास में, एक्सक्लूसिव क्लास में, विशिष्ट, आधुनिक, समावेशी, विशेष। देखिए एक वर्ड जो है ना आज के जमाने में बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो है समावेशी। ये जो समावेशी वर्ड है ना, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसमें क्या होता है ना कि आप कोशिश करते हो कि समाज के हर तबके का इंसान, हर लेवल का इंसान क्या किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, चाहे वो पुअर हो गया, चाहे वो डिफरेंट कास्ट का हो गया, चाहे वो डिफरेंट क्लास का हो गया, जेंडर का हो गया, उनको हम क्या करते हैं, काउंट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। आप उसको क्या करते हैं, इंक्लूसिव करते हो, ठीक है, या फिर गरीब हो गया, उनको क्या करते हो, इंक्लूसिव वे में सबको समावेश करके आप क्या बनाते हो, पॉलिसी बनाते हो। तो कह रहा है कि एक ऐसा क्लास जिसमें भी क्या होता है, बच्चे तो पढ़ रहे हैं
बट साथ में क्या हो रहा है, जो डिसेबल बच्चे हैं उनको भी पढ़ाया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नॉट एज स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास में तो सिर्फ वैसे ही बच्चे पढ़ेंगे जो कि डिसेबल है। इंक्लूसिव क्लास में क्या होता है, सबको पढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है ना ब्लाइंड है, तो उनको क्या क्या है, ब्रेल के थ्रू या फिर कुछ जो है ना रिकॉर्डिंग के थ्रू, ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू, या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो सुन नहीं सकते, तो उनके लिए अलग जो है ना फैसिलिटीज होती हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं। या फिर आप देखोगे कि जो स्कूल बनते हैं उनमें स्टेयर्स चीज ये की जाती है ताकि सारे बच्चे उसमें क्या करें, इंटर कर सके। तो इस तरीके से आज की जो टीचिंग है, कोशिश ये की जाती है दैट शुड बी मोर इंक्लूसिव, समावेशी हो। तो ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट जो है ना इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी ला रही है, इंक्लूसिव पॉलिसी, इंक्लूसिव टीचिंग, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव जो ग्रोथ। सो ये जो टर्म्स हैं ये बार बार आएंगे। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है हर इंसान के, हर इंसान जितने भी इंसान है जो लोअर स्टेटम है उनको क्या किया जाए, साथ में इकट्ठा कर लिया जाए। सो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। देखिए मॉडर्न तो नहीं कह सकते, मॉडर्न में जो है ना आज भी ना उनके लिए अलग प्रोविजन नहीं है, ठीक है, आज भी उनको साथ में नहीं लिया गया। तो मॉडर्न इज नॉट अबाउट की टू इंक्लूड द डिसेबल वन। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सक्लूसिव, इसका मतलब होता है उनको अलग करना, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सो इंक्लूसिव इज द करेक्ट वन। इसका मतलब होता है कि आप डिसेबल बच्चों को भी ना साथ में लेके पढ़ते हो। अब इस क्वेश्चन से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है आपको डिसेबिलिटीज पूछेंगे, तो डिसेबिलिटीज भी आप पढ़ के जाओगे कि किस तरह की डिसेबिलिटीज होते हैं स्टूडेंट्स में। तो मान लीजिए कि आपसे पूछ देंगे डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने में जो है ना, समझने में या फिर पढ़ने और लिखने में जब दिक्कत होती है, दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बी के जगह पे डी पढ़ना, डी के जगह पे बी पढ़ना, जैसे तारे जमीन पे आपने देखा, उस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। डिसकैलकुलिया क्या होता है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड, आपको ना मैथ्स को देख करके जो है ना, मैथ्स में प्रोसेसिंग जो होता है ना धीरे धीरे होता है, तो इसमें क्या होता है ना बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। एक होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है, राइटिंग डिसेबिलिटीज, आपको ना, सॉरी इट्स अ डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब लिखना, ठीक है, तो इस ग्राफ का मतलब जनरल लिखने से रिलेटेड होता है। इसका मतलब क्या होता है, लिखने में, राइटिंग्स, हैंड राइटिंग, इन सब चीज़ों में जो है ना दिक्कत होती है, या फिर पेन अच्छे से ना पकड़ना, ये सब जो चीज़ें है ना ये आपको डिसग्राफिया में देखने को मिलती है। और एक जो बीमारी होता है वो है ADHD, शॉर्ट अटेंशन, मतलब कि बच्चे जो है ना तुरंत तुरंत क्या करते हैं, डेविएट हो जाते हैं। सो दैट इज कम अंडर द ADHD, ठीक है। अटेंशन जो है ना उनकी बहुत ही मुश्किल से बन पाती है पढ़ाई में। 14 क्वेश्चन कह रहा है, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस थियरी की है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आया है आपके थियरी ऑफ लर्निंग से, ठीक है, और ये पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल चिल्ड्रंस गो थ्रू द सेम सीक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट, सारे बच्चे क्या होते हैं, विकास के एक ही जो है ना क्रम से गुजरते हैं, बट एट डिफरेंट रेट्स, लेकिन वो जो क्या होता है, वो जो दर होता है अलग अलग होता है। देयरफॉर, इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, एक्टिविटीज को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड स्मॉल ग्रुप्स, नॉट जस्ट फॉर द क्लास एज अ होल, पूरे क्लास के लिए नहीं, हर बच्चा को उससे फायदा हो। यानी कि यहाँ पे भी क्या की जा रही है, यहाँ पे भी इंक्लूसिविटी की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, समावेशी क्लास की बात की जा रही है कि हर इंडिविजुअल के हिसाब से क्या किया जाए, इस तरीके से प्लान किया जाए, ना कि हर क्लास के लिए कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो डिसेबल बच्चा होगा या फिर जो बच्चा स्लो लर्नर है उनको साथ ले जाने में दिक्कत होगी। तो आप इस तरीके से लेक्चर प्लान करो कि स्लो लर्नर के लिए भी एक अलग चीज हो और जो फास्ट लर्नर है उनका भी एक तरीका हो, वो अलग हो। तो कह रहा है कि ये जो थियरी है ये किसने दिया, डी पर्सल, J.H. बेल, J. पियाजे, C.L. ऑगडेन। देखिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि इट्स अ थियरी, और जो पियाजे की थियरी है बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। इसमें जो है ना, इसमें इन्होंने कहा कि हर बच्चा को क्या होता है, डिफरेंट, हर इंडिविजुअल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, और इंडिविजुअल को क्या करना है, अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए कि इंडिविजुअल जो है ना वो खुद इतना काबिल है कि वो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपनी नॉलेज जो है ना खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो पियाजे की जो है ना इंडिविजुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका मानना ये है कि इंडिविजुअल के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी नॉलेज खुद से जो है ना तैयार कर सके। तो नॉलेज बाय सेल्फ,
उन्होंने इंडिविजुअल को ध्यान में रख करके बात की। उन्होंने कहा, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की कि बच्चे की जो बौद्धिक विकास है वो किस स्तर पे होती है, कितने सारे स्तर होते हैं जिससे बच्चे क्या होते हैं, अपनी बौद्धिक विकास कर सकते हैं। एक तो होता है सेंसोनोमीटर, यानी कि इसमें क्या मोटर, सेंसोमोटर, इसमें क्या होता है ना, 0 से लेकर के 2 साल के बच्चे, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर ओल्ड बच्चे, उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस, उनकी सेंसेस क्या होती है, कोऑर्डिनेट करती हैं, ठीक है, आपकी इंद्रियां, आपके कान, नाक, ये सब क्या करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं और रिस्पॉन्स करती हैं, ठीक है, क्यूरियस होते हैं आप, लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, जो चीज़ें आप उपस्थित है उनको आप समझने की कोशिश करते हो। फिर आपका आता है प्री ऑपरेशनल फेज, जो कि 2 से लेकर के 7 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप सिंबॉलिक, यानी कि आप जो है ना कुछ सांकेतिक माध्यम से इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हो और एक सिंटेक्स यूज करते हो, ग्रामर का यूज करते हो और कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, उनको एक्सप्रेस करते हो। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यहाँ पे क्या था, प्री ऑपरेशनल। फिर यहाँ पे आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि आता है आपका 7 से लेकर के 11 साल के बच्चे में। इसमें क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट्स को अटैच करते हो, कॉन्सेप्ट्स को दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे आप अप्लाई करते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सिचुएशन, टाइम और स्पेस के हिसाब से उनको समझने की कोशिश करते हो और फिर एक नया इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका नहीं होता है, बस आप कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हो। फिर आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, ये जो होता है 11 साल के बाद होता है। यहाँ पे जो है ना आप एक नया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हो, अप्लाइड करते हो, थियरी देते हो, हाइपोथेसिस देते हो, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग करते हो, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक को डेवलप करते हो। तो इस तरीके से बच्चे का जो एक बौद्धिक विकास जो होता है स्तर में होता है, एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है और हर बच्चे का जो डिग्री ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग होता है और इसी को उन्होंने 4 स्टेजेस में बताया, सेंसोनोमीटर, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है पियाजे की थियरी, जिन्होंने इंडिविजुअल को जो है ना केंद्र में रख करके थियरी को समझाने की कोशिश की कि बच्चा जो है ना वो जब पैदा होता है तो कैसे इन चीज़ों को लर्न करता है। तो पियाजे की थियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट कि बच्चा को कैसे पढ़ाना चाहिए। So in the next class, we will try to cover the rest of the question that has been left in this question paper. So till then, keep practicing and have a good preparation and all the best for your tomorrow exam. Thank you.